Welcome, students. Today we are going to talk about one of the most interesting phenomena, one of the most interesting chapter in biology, and that is evolution. बच्चों, इस चैप्टर में हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो हमें कॉन्सेप्चुअली उन्हें सीखना है और समझना है। बच्चों, ये जो चैप्टर है हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी मैं आपको इसकी आउटलाइन बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, हमारी अर्थ कैसे बनी। एक छोटा सा पार्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, बट obviously we will begin with the origin of universe and formation of earth, कि हमारा अर्थ जो है वो कैसे बना। जो सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें फिर हम बात करेंगे केमिकल इवोल्यूशन की, यानी कि हम ये देखेंगे कि आज आप केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें कई तरह के एलिमेंट्स देखते हैं, कई तरह के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर भी कई सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। तो इस अर्थ पे सबसे पहले ये केमिकल कंपाउंड कहाँ से आए, कैसे बने, और जब ये केमिकल कंपाउंड बन गए तो उसके बाद हमारी लाइफ जो है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इस अर्थ पे कैसे हुआ, पहला लिविंग क्रीचर, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना। तो थर्ड पार्ट जो हमारा इस चैप्टर का रहेगा वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। और एक बार जब हम ये सीख लेंगे कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, तो फिर हमारा मेन पार्ट ये रहेगा कि हमें ये सीखना होगा कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, उस पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उस पहले लिविंग सेल से आज जो हम इतने कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, मैमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कैसे बने। वो जो हमारी इनिशियल एक सिंगल सेल, पहली जो लिविंग सेल बनी, उससे ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, ये पार्ट कहलाया जाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो हम फिर नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि उस पहली लिविंग सेल से ये इतने कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा कोई इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि जो हमारी माइथोलॉजिकल, हमारी कई सारी बुक्स, ये सब चीज़ें इवोल्यूशन को फेवर नहीं करती। दे वर ऑल अगेंस्ट इवोल्यूशन। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी, वो थ्योरी तो ये कहती है कि हमारा जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज यहाँ हमें दिखाई देते हैं वो ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम पर भी थे और फ्यूचर में भी रहेंगे। तो क्या ये थ्योरी सही है? तो फैक्ट ये है बच्चों की ये थ्योरी तो सही नहीं है। कैसे पता चला? तो उसके लिए हम ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, उस प्रोसेस से पहले हम बीच में बात करेंगे एविडेंसेस, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। और जब हम इन एविडेंसेस को पढ़ लेंगे तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इवोल्यूशन तो हुआ है। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म आज यहाँ इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर प्रेजेंट है, हमेशा से वो ऐसे नहीं थे। पहले कोई और एनिमल्स थे, उससे पहले कोई और प्लांट्स थे, उससे पहले कोई और स्पीशीज थी, और ये आज जितने हम ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं ये भी हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। इनमें भी चेंजेस आने वाले हैं और फ्यूचर में इनसे भी नई स्पीशीज़ और इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा हमें कंफर्म हो जाएगा कि जब हम ये वाला हमारा पार्ट पढ़ेंगे, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो फिर हम
जब ये एविडेंसेस पढ़ लेंगे तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इवोल्यूशन तो हुआ है। देन हमारे पास एक नया क्वेश्चन आएगा कि अगर इवोल्यूशन हुआ है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये इवोल्यूशन हुआ है। और वो जो हमारा पार्ट होगा वो हम इस लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। और फिर एंड में हम थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि हाउ ह्यूमन इवॉल्व। तो मेरे ख्याल से बच्चों एक आउटलाइन आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फिर हम बात करेंगे कि ये आपके लिए थोड़ा नया है, केमिकल इवोल्यूशन। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ डेफिनेटली हुआ है। जो केमिकल्स, जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स आज आप इस अर्थ पर देख रहे हैं, शुरू से ये ऐसे नहीं थे कि जैसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। क्या जब ये अर्थ हमारी बनी थी उस समय शुरू से ये सारे एलिमेंट्स इस अर्थ पर प्रेजेंट थे? तो बच्चों नहीं थे। तो जिस तरह से लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक उसी तरह से केमिकल कंपाउंड्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो वो पार्ट हम पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब केमिकल्स बन गए, कंपाउंड्स बन गए, तो उन केमिकल कंपाउंड से लाइफ कैसे बनी, पहले लिविंग सेल कैसे बनी। दैट विल बी द पार्ट ऑफ origin of life, then evidences, and then mechanism of evolution. So let's begin with the first part, and that is none other than but origin of universe. So let's put a title, origin of यूनिवर्स। बच्चों जो यूनिवर्स का ओरिजिन माना जाता है वो एज पर हमारे इंडिया की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। बट इफ़ यू गो थ्रू अदर बुक्स तो आपको ये पता चलेगा कि एज पर एनसीईआरटी भले ही 20 बिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ है, बट इफ़ यू गो थ्रू अदर बुक्स तो यू विल फाइंड दैट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है इट इज़ बिलीव्ड टू बी हैपेंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये बार बार मैं इस तरह से आपको बताता रहूँगा, एक टाइमलाइन ज़रूर बताऊँगा कि कब क्या चीज़ हुई है। बच्चों समथिंग 20 बिलियन ईयर्स एगो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। और आपको नाम पता होगा उस एक्सप्लोजन का, उसे हमने बिग बैंग नाम दिया। आज के ये जो बिग बैंग है ये बेसिकली एक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है। और जिस यूनिवर्स को हम आज देख रहे हैं, जिन गैलेक्सीज को, जिन स्टार्स को हम देख रहे हैं, ये बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कैसे ये गैलेक्सीज बनी, कैसे ये यूनिवर्स बना, कैसे ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। ऑब्वियसली जो क्वांटम फिज़िक्स वाले जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपली इस बिग बैंग के बारे में इतना सा ही बताऊंगा कि समथिंग 20 बिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि मैं एज़ पर एनसीईआरटी चल रहा हूँ, तो उस 20 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल कोई पॉइंट था जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी थी और टेम्परेचर भी उसका एक्सट्रीमली हाई, अनइमेजिनेबल डेंसिटी मान लीजिए आप उसकी, और अनइमेजिनेबल टेम्परेचर उसका था। और जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था उसके दैट ब्लास्ट वाज बेसिकली प्रीसीडेड बाय अ सिंगुलरिटी। फिजिक्स में आपने कहीं सुना होगा, ये एक टर्म मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, सिंगुलरिटी। ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। फिज़िक्स के कई सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में इस थ्योरी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये सिंगुलरिटी एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताता है
कि इस पॉइंट पर अगर कोई चीज़ पहुंच जाए तो वहाँ पर स्पेस और टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहता बच्चों। देयर इज़ नो स्पेस, देयर इज़ नो टाइम, द स्पेस एंड टाइम बिकम मीनिंगलेस एट दैट पॉइंट। तो ऐसा एक पॉइंट था सिंगुलरिटी वाला पॉइंट, उसके ठीक पहले ये बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ था, है ना। ये बेसिकली इट वाज ए ब्लास्ट। तो किस में हुआ ये ब्लास्ट? इस पॉइंट में हुआ। एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पॉइंट? दैट पॉइंट वाज हैविंग extremely extremely high density and extremely high temperature। और जैसे ही उसमें ब्लास्ट हुआ, इट वाज ए, ऐसे मल्टीपल ब्लास्ट्स भी नहीं हुए थे बच्चों, इट वाज ए सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। और उसी एक्सप्लोजन के साथ मैटर बना। यू नो, उससे पहले मैटर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब टाइम ही नहीं, जब स्पेस ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो मैटर कहाँ से आएगा? तो वो जो पॉइंट एनर्जी थी, हाई टेम्परेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट एनर्जी में जब ब्लास्ट हुआ तो पहली बार उसी ब्लास्ट से मैटर बना। और जैसे ही मैटर बना, उस ब्लास्ट के साथ साथ ही मैटर बन गया बच्चों। उससे पहले मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और जैसे ही उस ब्लास्ट के साथ मैटर बना, हमारा यूनिवर्स भी बना। और उस ब्लास्ट की वजह से वो जो मैटर था वो एक्सपेंड होने लगा, वो फैलने लगा। तो धीरे धीरे हमारा, यूं समझ लीजिए कि यूनिवर्स जो उस समय बना वो एक्सपेंड होने लगा। और इनफैक्ट आज भी एक्सपेंड हो रहा है। आज भी उस मैटर से बनने वाले जो स्टार्स और गैलेक्सीज हैं वो सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और क्योंकि वो जो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, तो जैसे जैसे टाइम निकलने लगा बच्चों, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगा। टेम्परेचर कैम डाउन। धीरे धीरे ये टेम्परेचर, इसमें इस टेम्परेचर को कम होने में ही बिलियंस लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। और ये जो यहाँ मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि मैटर बना, उस मैटर में क्या बने होंगे? उस मैटर में आपके जो मास पार्टिकल, जिन पार्टिकल में मास होता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, या कुछ कम मास वाले पार्टिकल जिनका मास हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये सब उसी ब्लास्ट के साथ बन गए। लेकिन तब तक कोई एटम नहीं बना। फिर बाद में जब टेम्परेचर कम हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखें, टेम्परेचर कम हुआ, एनर्जी थोड़ी, सिस्टम की एनर्जी थोड़ी कम हुई, तो वो जो प्रोटॉन्स और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगे, उनको पास आके साथ में जुड़ने का मौका मिला। अदरवाइज तो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी। जैसे मैं आज भी आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में होता क्या है? एक न्यूक्लियस। अरे तो न्यूक्लियस इज नथिंग, बेसिकली न्यूक्लियस इज ए प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका हाइड्रोजन एटम बन गया। अब इन दोनों के, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को अभी एनर्जी दूं तो ये तो चला जाएगा इसको छोड़ के, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, हाइड्रोजन तो नहीं बचेगा ना। दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू, कि जो पहला मैटर बना उस समय कोई एटम नहीं बने थे। उस समय तक ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पहले बन गए। और फिर बाद में जब टेम्परेचर कम हुआ तो ये पास आने लगे। सबसे पहले कौन पास आएगा? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पास आ गया, या दो प्रोटॉन और दो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पास आ गया, हाइड्रोजन बन गया। दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन पास आ गए तो हीलियम बन गया। तो सबसे पहले एलिमेंट जो अर्थ पर बने वो आपके हाइड्रोजन और हीलियम बने ठंडा होने से। वो जो हमारा उस समय एक गैसियस क्लाउड था, गैसियस से यहाँ कोई गैस मत समझ लेना, ऑक्सीजन की गैस या नाइट्रोजन गैस या वाटर वेपर, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय तक। वो जो गैसियस क्लाउड में ये वर्ड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, दैट गैसियस क्लाउड का मतलब हो गया कि वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे और जो बहुत ही सिंपल एटम्स थे, उनका वो बना हुआ गैसियस क्लाउड था।
तो सबसे पहले आपके हाइड्रोजन और हीलियम बनी, और फिर धीरे धीरे वो जो गैसेज हैं वो और कंडेंस होने लगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगा वो पास में आने लगे, और एक बार मान लीजिए कोई छोटा पार्टिकल बन गया, कोई छोटा मास बन गया, तो ग्रेविटेशन की वजह से अपने आसपास के और पार्टिकल्स को उसने अट्रैक्ट करना शुरू किया, और इस तरह से उन पार्टिकल के कंडेंसेशन से जो हैवी बॉडीज़ है वो धीरे धीरे बनने लगी। तो पहले तो गैसेस का कंडेंसेशन हुआ। क्यों हुआ गैसेस का कंडेंसेशन? गैसेस कंडेंस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशन से वो गैसेस कंडेंस होने लगी, और फिर धीरे धीरे उस कंडेंसेशन के प्रोसेस से गैलेक्सीज बनने लगी। गैलेक्सीज फिर बनने लगी। वो गैलेक्सीज किस चीज़ की बनी हुई थी बच्चों? उन गैलेक्सीज में कई सारे स्टार्स थे, क्लाउड्स थे, गैसेस थी, डस्ट थी। मतलब आज भी जो प्रेजेंट गैलेक्सीज हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो प्रेजेंट गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन तो आ सकता है कि जो प्रेजेंट गैलेक्सीज है वो किस चीज़ की बनी हुई है? प्रेजेंट गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ, तो आप लिख लें, उनमें कई सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसियस क्लाउड्स, पानी के बादल नहीं है बच्चों ये, कई सारी गैसेज होती है, एंड डस्ट, इन सब से बनी हुई है ये गैलेक्सीज। ओके, और उन्हीं गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी जिसे हम नाम देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, उसका फॉर्मेशन हुआ। तो अर्थ फॉर्म्ड इन मिल्की वे, ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। अर्थ फॉर्म्ड इन मिल्की वे गैलेक्सी। और इस प्रोसेस को होने में लगभग 16 बिलियन ईयर्स लग गए, और क्योंकि ओरिजिन हम मान के चल रहे हैं 20 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये ठंडा होकर धीरे धीरे गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी बनने के बाद ये जो अर्थ बना, उस अर्थ को बनने में आप ये मान लीजिए कि कई बिलियन ईयर लग गए, और आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज फॉर्म्ड। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लास्ट कब हुआ था पहला? आप कहेंगे 20 बिलियन ईयर्स एगो। और उस ब्लास्ट के बाद अर्थ कब बनी? तो अर्थ जो हमारी बनी वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बनी। किसमें? मिल्की वे गैलेक्सी में। ओके बच्चों, तो ये जो टाइमलाइन है ये मैं आज से बता रहा हूँ कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। अब जो अर्ली अर्थ हमारी बनी, इनिशियल जो अर्थ थी उसकी एक खास बात थी बच्चों, बड़ा ही हॉट एंड मोल्टन मास था। इस तरह से आप उसको समझ लीजिए कि ये हमारी उस समय की अर्थ रही होगी, और इस अर्थ के सराउंडिंग यहाँ किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर, कोई गैसेस वगैरह उस समय यहाँ नहीं थी। एंटायर अर्थ वाज मोल्टन मास, इसमें कई तरह के एलिमेंट अब तक बन चुके थे। तो जो फर्स्ट अर्थ जो बनी वो मोल्टन मास था, हॉट, रेड हॉट, बिल्कुल एक तरह से जो जब कभी आप वॉल्केनिक इरप्शन देखते हैं और उसमें से जो लावा बाहर निकलता है, ठीक उस तरह से हमारी अर्थ की सरफेस थी बच्चों। तो उस समय देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, यानी बाहर की तरफ कुछ भी नहीं था ऑन अर्ली अर्थ। एटमॉस्फेयर नहीं था बच्चों, याद रखनी, हर चीज़ को हमें याद रखना। फिर क्या हुआ कि ये जो हमारा मोल्टन मास था, इसमें कई तरह के मेटल्स, सब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह के जो मेटल्स वगैरह था वो सब पिघले हुए हैवी मेटल्स की तरह हमारी ये अर्थ थी। और इसमें से इस मोल्टन मास में ऑब्वियसली लाइट एलिमेंट्स भी रहे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह वगैरह, कार्बन, ऑक्सीजन, वो एलिमेंट्स भी इसी मोल्टन मास में, व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये सारे एलिमेंट अंदर उस मोल्टन मास में डेफिनेटली प्रेजेंट थे। और इसमें से धीरे धीरे इस मोल्टन मास में से कुछ
गैसेस निकलने लगी, जैसे कि उसमें से वाटर वेपर निकली, रिलीज होने लगी, इसमें से CO2 निकली, इसमें से जो अर्ली कंपाउंड बने उनकी बात कर रहा हूँ मैं, मीथेन निकला, अमोनिया निकला, और ये निकल के यहाँ चारों ओर ये गैसेस इकट्ठी होने लगी। ओके, तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पहले तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, पर बाद में H2O वेपर यानी कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये जो गैसेस हैं दे गॉट रिलीज्ड फ्रॉम मॉल्टन मासेस और आपका पहला एटमॉस्फेयर बना। और ये जो पहला एटमॉस्फेयर बना, यहाँ से भी अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो पहला एटमॉस्फेयर बना उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस फर्स्ट में रही होगी। तो आपका आंसर फिर रहेगा बच्चों, उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी और अमोनिया थी। इंटरेस्टिंगली याद रखना कि उस अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वॉज ऑल टुगेदर एब्सेंट। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन थी या नहीं, जो लाइफ के लिए आज की तारीख में नेसेसरी है बच्चों, कि विदाउट ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते। बट द फैक्ट इज दैट कि जो अर्ली अर्थ में जो अर्ली एटमॉस्फेयर बना उस अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंट थी, कंप्लीटली एब्सेंट थी। तो कौन कौन सी मेन गैसेस अर्ली एटमॉस्फेयर में थी? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। फाइन, तो क्या लिखा हमने? वाटर वेपर, CO2, मीथेन, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मॉल्टन मासेस एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। अब आपका एटमॉस्फेयर बन गया। अब उस एटमॉस्फेयर में भी कुछ रिएक्शंस होने लगी, तो उन रिएक्शंस को हम नीचे आगे की ओर पढ़ते हैं और बात करते हैं उस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी रिएक्शन होने लगी। पहले एक चीज़ क्लियर करो कि उस एटमॉस्फेयर में कौन सी 4 गैसेस प्रेजेंट है। वाटर प्रेजेंट है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। पानी तो उस समय एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई, इट वाज लाइक ए आग का पूरा एक गोला, इस तरह से समझ लीजिए आप। तो इतना गर्म था कि वो तो पानी तो बन ही नहीं सकता, कंडेंस तो हो ही नहीं सकता। एनीवे, उस एटमॉस्फेयर में ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वेपर थी उस पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर यूवी लाइट्स, ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट लाइट्स तो आके गिरेगी उस एटमॉस्फेयर में। हमारा एटमॉस्फेयर अभी ढंग से थोड़ी बना, सिंपल एटमॉस्फेयर है, 4-5 तरह की गैसेस है उसमें। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उन पर बाहर से यूवी लाइट आके गिरी, तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। यानी ये देखिए, आप पहली बार ऑक्सीजन बनी, पर मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये ऑक्सीजन उस समय एग्जिस्ट नहीं करे, इमीडिएटली बनते ही ये ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये वहाँ इट विल नॉट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ मैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का क्या हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन लाइट था, लाइट गैस है, काफ़ी हल्की थी, तो ऐसे में हाइड्रोजन जो है ये तो एस्केप कर गई, अर्थ को छोड़ के चली गई, एस्केप्ड बीइंग लाइट। तो क्योंकि ये लाइट गैस है ऐसे में ये तो एस्केप हो गई। अब बचा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, किसके साथ करेगी? ऑक्सीजन कंबाइंड विथ, तो बच्चों अब हमारे पास वहाँ उस समय एटमॉस्फेयर में बचा हुआ क्या है? ऊपर आइए यहाँ, वहाँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ मीथेन है और अमोनिया है। ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन मीथेन और अमोनिया के साथ हो सकती है। तो जो ऑक्सीजन उस समय रिलीज हुई, दैट ऑक्सीजन कंबाइंड विथ मीथेन एंड अमोनिया, उसके साथ रिएक्शन कर गई। यानी कि अभी भी अपने दिमाग में एक बात क्लियर करें
कि वहाँ ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्ली एटमॉस्फेयर में। जो ऑक्सीजन बनी उस ऑक्सीजन ने इमीडिएटली मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्शन करी। तो क्या बनेगा मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्शन करने से? ऑब्वियसली ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन कर रही है और हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है यहाँ, तो अगेन जब ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है तो फिर से पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 और वाटर बन जाएगा, मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन बनी वो वापस डिसअपियर हो गई, एंड दैट ऑक्सीजन रिएक्टेड विद मीथेन एंड अमोनिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मीथेन और अमोनिया है दैट बिगिंस टू गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन NO2, और पानी भी बनने लगा। तो धीरे धीरे इस तरह से पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगी। और एक और पॉइंट यहाँ हुआ कि जो ऑक्सीजन है उसने आपस में भी रिएक्शन करी। ऑक्सीजन ने मीथेन और अमोनिया के साथ तो रिएक्शन करी, उसने आपस में भी रिएक्शन करी, और इस तरह से ओजोन जो O3 हमारी गैस होती है, ओजोन इज ऑल्सो फॉर्म। तो धीरे धीरे उस समय हमारे पास ओजोन भी बनने लगी, ओके, और ओजोन की एक लेयर हमारे एटमॉस्फेयर पर डेवलप होने लगी। दैट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट वाज वेरी मच नेसेसरी। अब क्या हुआ कि ये जो बार बार रिएक्शंस हो रही थी उससे पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगी, और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का लेवल काफ़ी हाई हो गया। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी अर्थ की जो सरफेस है और पर्टिकुलरली उसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होने लगा, और ठंडा होने लगा तो जो वाटर है वो धीरे धीरे आपकी कूल होने लगी। जो वेपर है वो ठंडी होने लगी, उसका कंडेंसेशन होने लगा। ठंडी होने से कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ, बारिश होने लगी। उस समय रेन होने लगी। अब ऑब्वियसली जो पहली बार बारिश हुई होगी तो वो जो बारिश का पानी इस अर्थ की सरफेस पर गिरा होगा तो अर्थ तो रेड हॉट हो रखी है। पानी के गिरने से क्या होगा, पानी के गिरने से जैसे ही पानी गिरेगा इमीडिएटली वो पानी वेपोराइज हो जाएगा और वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अर्थ की सरफेस बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गर्म तवे पर आप पानी की कुछ बूंदें डालोगे तो एकदम से छन से आवाज़ आएगी, और वो पानी जो आपने गर्म तवे पर डाला है, जो छींटे आपने डाले हैं, वो वापस इवोपरेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, यह प्रोसेस रेगुलर कंटिन्यूसली रिपीटेडली होता रहेगा। पानी गिरा, वापस इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला गया, वापस गिरेगा, वापस ठंडा हो गया, वापस बारिश बनेगी, वापस वो बारिश बनेगी, वापस वो पानी गिरेगा। इस तरह से जब ये प्रोसेस रेगुलरली चलने लगा तो हमारी अर्थ की जो आउटर क्रस्ट है, जो आउटर सरफेस है, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि ठंडी होने से ऑब्वियसली अर्थ की सरफेस पर कई सारे जो हैं खड्डे और पहाड़ और इस तरह के रफ सरफेसेस उसके ऊपर डेवलप होने लगी, और धीरे धीरे उन खड्डों के अंदर वो पानी इकट्ठा होने लगा। और उस रेन की वजह से ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ। रेन हुई, वो इवोपरेट होगा, है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, रेन से वो एक बार तो इवोपरेट होगा, वापस स्काई, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और इवोपरेट होके वो वापस फिर कंडेंस होगा, वापस रेन होगी। और ये साइकिल जब बार बार इस तरह से चलता रहा तो धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है वो ठंडी होने लगी, उसकी सरफेस ठंडी होने लगी, और फाइनली उसके अंदर, उसके ऊपर ओशियन बनने लगा। मतलब वो पानी जो है फिर वो इकट्ठा होने लगा। ओबियसली पहली बार जब उसमें पानी इकट्ठा हुआ होगा तो दैट वाटर वाज आल्सो वेरी हॉट, 100 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर रहा होगा, और जो हमारा पहला ओशियन बना होगा उसमें जो पानी था वो ओबियसली बॉइलिंग वाटर था। और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता रहा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे अर्थ की जो सरफेस है वो और ठंडी होने लगी, और आप ये देखिए कि ओशियन वर फॉर्म्ड, ओशियन फॉर्म्ड। तो देखिए किस तरह से हमारी अर्थ बनी, किस तरह से वो ठंडी हुई, और किस तरह से उसके ऊपर पानी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। और इस प्रोसेस में लगभग 0.5 बिलियन ईयर्स और लग गए। ओके, तो कहाँ से शुरुआत करी? अभी अर्थ कब बनी हमारी, ओरिजिन ऑफ अर्थ हम मान के चल रहे हैं
4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर धीरे धीरे जब ओशियन बना, तो ओशियन बनने के बाद यू जस्ट बिलीव दैट लाइफ अपीयर्ड। जो समुद्र बना, जो पानी बना, जो ओशियन बना, उसी ओशियन में लाइफ अपीयर्ड सम 4 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि इसमें कितना टाइम लग गया? 4.5 से हम तो अभी से गिन रहे हैं ना, बैक में चल रहे हैं। तो अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद समथिंग 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद जब आज से हम 4 बिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, 4 बिलियन साल पहले की बात करते हैं, तो लाइफ अपीयर हुई। अब ये जो डेटा है, ये हमारी एनसीईआरटी का डेटा है। इतना जल्दी लाइफ का ओरिजिन कि सिर्फ 0.5 बिलियन ईयर्स एगो में ही लाइफ बन गई क्या? इतनी जल्दी ठंडा हो गया, इतनी जल्दी पानी बन गया, और पानी बनते ही उसमें लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये थोड़ा सा बच्चों हमें यहाँ सही नहीं लगता है, बट फॉर टाइम बीइंग आपको ये एक बार तो याद रखना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर कभी आपके क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट आए, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, तो ये वर्ड ध्यान रहे हैं, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। और तो ऑप्शन आपका, आंसर आपका 4 बिलियन ईयर्स एगो आपका करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना, अर्ली यूनिवर्स में कौन कौन सी हमारी अर्ली अर्थ पर कौन कौन सी रिएक्शंस हुई, कैसे पानी बना, कैसे ओशन बना। अब तक एक चीज़ क्लियर रखना, इस प्रोसेस में कहीं पर भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ मैं एक नोट डाल रहा हूँ बच्चों कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था, द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिव, रिडक्टिव या रिड्यूसिंग बोल रहे हैं हम। अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, नॉट ऑक्सीडाइजिंग, नॉट ऑक्सीडाइजिंग। इज दैट क्लियर? उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। चलो इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ, लेकिन कंक्लूड करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। बच्चों, आज की जो प्रेजेंट हमारा सिनेरियो चल रहा है, उस प्रेजेंट सिनेरियो में जो नई लाइफ बन रही है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बन रही है। मतलब एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, नई लाइफ नहीं बन रही है इन टुडेज सिनेरियो। आज जो भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन से बनता है। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। आज किसी मड में, किसी कीचड़ में या समुद्र में, किसी भी जगह पर नया लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप नहीं बन जाता है कि नॉन लिविंग मटेरियल से नई लाइफ क्रिएट हो रही, नई लाइफ क्रिएट नहीं हो रही। आज जो नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। इसके पीछे सोल रीज़न है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आज हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ये इसकी वजह से एनवायरनमेंट पूरा ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली अर्थ पर लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज पॉसिबल बिकॉज दैट अर्ली एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग। और आज का हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑक्सीडाइजिंग, इसमें नई लाइफ नहीं बन सकती। हाँ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी आप याद रखें। अगर आपको नहीं समझ में आई ये बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का क्या लेना देना, हम और अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें इस बारे में बात करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।